आज हम लोग ग्रामर के विषय में पढ़ेंगे। ग्रामर ग्रामर का हिंदी अर्थ होता है व्याकरण। व्याकरण, इस ग्रामर को अगर आप डिफाइन करेंगे तो इसके फुल फॉर्म पर हम सबसे पहले आते हैं। इसका पूर्ण रूप क्या होता है ग्रामर? तो ग्रामर ग्रामर का जी फॉर जनरल, आर फॉर रूल्स, ए फॉर एंड, एम फॉर मैनर्स, एम फॉर मॉड्यूलेटेड, ए फॉर अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेस, ये आपका ग्रामर का फुल फॉर्म है। ग्रामर की अगर हम बात करते हैं फादर किसे माना जाता है, तो ग्रामर के जो फादर हैं लिंडले मैरे को माना जाता है। लिंडले मरे जो हैं ये आपके फादर ऑफ ग्रामर हैं और इनका जो जन्म है 1745 ईस्वी में हुआ था और 1826 में ये डेथ कर गए थे। ये अगर कहीं आपको दिखता है तो ये उनके जीवन काल को दर्शाता है। ओरिजिन वर्ड, हम जानते हैं कि जितनी भी हमारी इंग्लिश वर्ड आई हैं वो शब्द किसी न किसी ग्रीक वर्ड से ही ओरिजिनेटेड होती हैं या लैटिन वर्ड से होती हैं। तो ये जो ओरिजिन वर्ड है यह एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है ग्रामेटिका। ग्रामेटिका से ग्रामर वर्ड डेवलप हुआ है और ग्रामेटिका मीन्स क्या होता है? अक्षर। अगर हम बात करें लिखित ओरिजिन की, रिटेन ओरिजिन की, कि लिखित रूप में कब यह प्रकाशित हुआ, कब माना गया कि भाई लिखित रूप में इसे लाया गया, वो वर्बली तौर पर तो ग्रामर बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन लिखित तौर पे माना यह जाता है कि जो इंग्लिश ग्रामर है वो पैम्फलेट फॉर ग्रामर, जो कि विलियम बुलोकर की बुक है, 1586 ईस्वी में जब ये प्रकाश में आई तो उस दिन से ग्रामर का ओरिजिन माना जाता है कि ग्रामर की ओरिजिन यहीं से है। लिखित रूप में ग्रामर पैम्फलेट फॉर ग्रामर नाम का एक बुक है जो कि विलियम बुलोकर ने 1586 ईस्वी में 1586 की अगर हम बात करें, इन 1586 ईस्वी में लगभग 16वीं शताब्दी में माना जाता है कि विलियम बुलोकर ने पैम्फलेट फॉर ग्रामर बुक लिखी और वहीं से ग्रामर का शब्द हुआ। उस समय उन्होंने, जो विलियम बुलोकर थे, लगभग 40 शब्दों का एक समूह बनाया था। धीरे धीरे उसमें सुधार किया गया और आज हमारे पास अल्फाबेट में टोटल 26 वर्ड्स हैं और उनको हम अच्छे से यूज करके पढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिफिनेशन की। ग्रामर क्या होता है? ग्रामर की डिफिनेशन, तो यहाँ आपके सामने दो डिफिनेशन है, आप जिसको चाहे उसको उचित तौर पर लिख सकते हैं। मैंने कोशिश किया है कि इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट किया है ताकि यूपी एंड सीबीएसई वाले बच्चे या हिंदी और अंग्रेजी भाषा के जो भी बच्चे हैं दोनों के लिए हेल्पफुल बनाया जा सके। व्याकरण एक ऐसी कला है जिसके प्रयोग से हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना व बोलना सीखते हैं। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण एक ऐसी कला है जिसके प्रयोग से हम भाषा को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाना है, कैसे पढ़ना है, कैसे बोलना है, ये सीखते हैं। इंग्लिश में आप डिफाइन करेंगे, ग्रामर इज एन आर्ट बाय विच वी लर्न टू रीड, स्पीक एंड राइट एनी लैंग्वेज करेक्टली। किसी भी लैंग्वेज को करेक्टली कैसे करना है ये हमें ग्रामर बताता है। हिंदी को अगर आपको अच्छे से बोलना, लिखना, पढ़ना सीखना है तो हिंदी ग्रामर को आप अच्छे से पढ़ेंगे। इंग्लिश के ग्रामर को अगर अच्छे से लिखना, बोलना, पढ़ना सीखना है तो आप इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरी डिफिनीशन है, व्याकरण एक ऐसा विज्ञान है जो प्रत्येक व्यक्ति को किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना व बोलना सिखाती है। अगर हम व्याकरण की बात करते हैं तो अनदर टाइप में आप डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रामर इज ए साइंस which teaches to every person how a language is spoken and written correctly and effectively। कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को सही रूप से बोलना और लिखना जिस विज्ञान द्वारा सीखता है उसी विज्ञान को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। यह जो आपका ग्रामर है, ग्रामर के 5 पार्ट्स हैं। इन्हीं 5 पार्ट्स में पूरे ग्रामर को आप सीखते हैं। अलग अलग पार्ट्स टर्म्स को सिखाते हैं। इसका पहला जो है वो आर्थोग्राफी है। आर्थोग्राफी में आप क्या सीखते हैं? तो ग्रामर का पहला पार्ट आर्थोग्राफी है। आर्थोग्राफी का अर्थ होता है वर्ण विचार। वर्ण विचार में आप कितने अक्षर होते हैं, ग्रामर के अंदर जो भी यूज आते हैं उस भाषा के कितने अक्षर होंगे, वर्णमाला क्या होगी और उनके उच्चारण के नियम क्या होंगे कि आप कैसे उच्चारण करते हैं। उच्चारण के सारे नियमों को भी आप इसी के अंदर सीखेंगे। दूसरा जो पार्ट्स ऑफ ग्रामर है वो इटिमोलॉजी है। इटिमोलॉजी जो है शब्द विचार होता है। शब्द विचार के अंदर ग्रामर के इस पार्ट के अंदर आप शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, जो कि जिसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, उनकी उत्पत्ति कहां से हुई थी और उनके परिवर्तन के नियम सीखते हैं कि कैसे आप किसी को नाउन को प्रोनाउन में या किसी अनदर टर्म को एडजेक्टिव को अनदर टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है हमारा सिंटैक्स, वाक्य विचार। इसमें ग्रामर के इस पार्ट में आप सीखते हैं कि वाक्य की रचना कैसे करेंगे, शब्दों का सही क्रम कैसे लगाएंगे और सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कैसे किसी सेंटेंस को हम बनाते हैं, उनके नियमों के बारे में आप सिंटैक्स के अंदर पढ़ते हैं। चौथा जो आपका पार्ट ऑफ ग्रामर है वो पंक्चुएशन है, विराम चिन्ह जिसे कहा जाता है, जो चिन्ह विचार के नाम से जाना जाता है। चिन्ह विचार में आप विराम चिन्हों के बारे में सीखते हैं, जिसमें आप फुल स्टॉप, कॉमा, कोलन, अनदर जितने भी आपके विराम चिन्ह होते हैं उनके विषय में आपको बताया जाता है और उनके प्रयोग के नियम सिखाए जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पर आपको एपोस्ट्रोफी एस दिख रहा होगा, डैश दिख रहा होगा, कोलन दिख रहा होगा, फुल स्टॉप, कामा दिख रहा होगा, तो ये कब, कहाँ, कैसे यूज किए जाते हैं वो ग्रामर का जो पार्ट्स बताता है वो पंक्चुएशन के अंदर आता है। आखिरी जो पार्ट्स है ग्रामर का उसको प्रोसोडी कहा जाता है। तो ये जो प्रोसोडी है इसे छंद विचार कहा जाता है। ग्रामर के अंदर आप कविता की संरचना कैसे करेंगे, पोयम आपने देखा होगा, बहुत सारे पोयम होते हैं जो 2 लाइन स्टैंजा के होते हैं, कई सारे होते हैं 4 के होते हैं, कई 6 के होते हैं, बहुत सारे 8 के होते हैं। तो ये संरचना, इनमें अलग अलग पर क्या क्या नाम दिया जाता है, कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, ये सारे आप प्रोसोडी के अंदर पढ़ते हैं। रिदम कैसे लाना है उनके अंदर, आप अक्सर रिदम को, रिदमिक वर्ड आप आखिरी में सुनते होंगे जो भी पोयम आपने पढ़ा होगा, और उनके रूल क्या होते हैं, ये सारे के सारे आपको प्रोसोडी के अंदर पढ़ाए जाते हैं, जो कि पार्ट्स ऑफ ग्रामर का 5वां पार्ट है। अब हम पहले पार्ट को सीखने जा रहे हैं, ऑर्थोग्राफी। यह जो ग्रामर का पहला पार्ट है ऑर्थोग्राफी, जिसमें हम अक्षर के बारे में, वर्णमाला के बारे में और उनके उच्चारण के नियमों के बारे में सीखेंगे। ऑर्थोग्राफी पहला पार्ट हमने स्टार्ट किया है अल्फाबेट, जिसे हम हिंदी भाषा में वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी के वर्णमाला के विषय में आप जानते हैं कि 11 स्वर होते हैं, हमारे 33 मेन व्यंजन होते हैं। तो ऐसे ही उन सबको मिला करके एक वर्णमाला रची गई है और उस वर्णमाला का नाम दिया गया है देवनागरी, जो कि देवनागरी लिपि से आई हुई है। तो इंग्लिश अल्फाबेट जो होती है उसमें सबसे पहले हम अल्फाबेट को डिफाइन करेंगे कि अल्फाबेट होता क्या है। कोई भी भाषा बिना अक्षरों के संभव नहीं है। हम जानते हैं कि दुनिया की कोई भी भाषा हो, जब छोटे छोटे अक्षर आपस में मिलते हैं तो शब्द बनाते हैं, शब्द जब आपस में मिलते हैं तो वो वाक्य बनाते हैं, और वाक्य जब बनते हैं तो हमें किसी बात को समझाने में आसानी होती है। तो कोई भी भाषा जो है बिना अक्षरों के संभव नहीं है। अक्षर संकेत ध्वनि के लिए क्या किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। किसी भी संकेत ध्वनि को प्रयुक्त करने के लिए हमें अक्षरों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे क, ख, ग, ये आप संकेत अक्षरों के लिए क, ख, ग। जैसे कमल आपको बोलना है तो आपने क की हेल्प ली है, म की हेल्प ली है, ल की हेल्प ली है। ऐसे ही जब इंग्लिश वर्ड में आप बोलेंगे तो किसी न किसी सिंबॉलिक टर्म का, किसी न किसी संकेत के लिए ध्वनि में जो टर्म होते हैं उनके लिए प्रयुक्त अक्षर का वर्ड करेंगे। तो एक्चुअल में अल्फाबेट है क्या, भाषा के अक्षरों के समूह को सिंगल लाइन में आप डिफाइन करेंगे कि भाषा के अक्षरों के जो समूह होते हैं, जो भी भाषा आप बोलते हैं, जिस भी भाषा को आप बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलेंगे तो हिंदी भाषा में जो अक्षरों का ग्रुप होगा, इंग्लिश बोलेंगे तो इंग्लिश भाषा में जो अक्षरों का ग्रुप होगा, उसी को आप क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इंग्लिश में आप इसे डिफाइन करेंगे, नो लैंग्वेज इज पॉसिबल विदाउट लेटर्स। कोई भी भाषा बिना अक्षरों के संभव नहीं है। लेटर्स आर सिंबल्स यूज्ड फॉर साउंड। अक्षर संकेत ध्वनि के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। और डिफाइन होता है अल्फाबेट यहाँ पर आखिरी लाइन में, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इन द लैंग्वेज इज कॉल्ड एन अल्फाबेट। अब बात करेंगे लेटर्स के बारे में। लेटर्स क्या होते हैं, तो ये ऐसी छोटी सी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। और लिटिल साउंड दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इज कॉल्ड अ लेटर। अब इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, यही सबसे छोटा है। जैसे आपने कोई वर्ड लिखा एप्पल, तो एप्पल में जो ए है, ये जो एप्पल है इसमें ए से छोटा कुछ नहीं हो सकता, इसे ब्रोक नहीं किया जा सकता, इससे ही हम लेटर कहेंगे। एग्जाम्पल ए बी सी डी। जो लेटर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं अल्फाबेट के अंदर। अल्फाबेट के अंदर टोटल 2 टाइप्स के लेटर होते हैं। और आप जानते ही हैं कि अल्फाबेट के अंदर कितने लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। तो इंग्लिश अल्फाबेट की अगर हम बात करें तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। आपके 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर।
और ये 26 लेटर्स में आपके वावेल होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो 26 लेटर हैं उसमें वावेल्स कौन होते हैं। तो वावेल्स को अगर डिफाइन करना है तो आप ऐसे समझिए कि उच्चारण बिना किसी सहायता से कोई भी ऐसा लेटर जो किसी बिना सहायता के अगर हम उच्चारित कर सकते हैं उसे हम वावेल्स कहते हैं। और इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर आपके 5 वावेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, जो किसी अनदर लेटर की हेल्प लिए बिना ही डायरेक्ट बोला जाता है। कंसोनेंट, बाकी जो आपके 21 बच जाते हैं, 26 में से 5 आपके वावेल हो गए, तो कॉन्सोनेंट जो बच गए उन्हें हम व्यंजन कहेंगे और वो 21 नंबर्स के होते हैं और वो आपके यहां नीचे लिखे हुए हैं। वर्ड्स, वर्ड्स की बात करते हैं। भाषा की वह इकाई जिसका कोई अर्थ हो और जिसे बोला या लिखा जा सके, हम उसे वर्ड कहते हैं। हम उसे वो वर्ड कहलाता है। यानी भाषा की वह इकाई जिसका कोई अर्थ हो। कई सारे लेटर्स, जब ऐसे में आप इसको एक अनदर तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर। ग्रुप ऑफ लेटर जब एक साथ हो जाते हैं, लेटर के ग्रुप जब एक साथ मिलते हैं तो वो कोई ना कोई उसका अर्थ निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रुप ऑफ लेटर आप कुछ भी लिख दें। जैसे आप हिंदी में समझिए कि आपने लिखा है कलम, तो इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये वर्ड है। लेकिन अभी हम यहां बात करेंगे लकम, तो लकम कोई वर्ड नहीं है। ऐसे ही अल्फाबेट में बॉय, BOY, बॉय वर्ड है, लेकिन OYB, ओएब कोई वर्ड नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा और ये वर्ड होगा। रीजन क्या है कि वह इकाई जिसका कोई अर्थ हो, जिसे बोला या लिखा जा सके, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो। तो हम लोग जो पढ़ते हैं ना, BOY, बॉय, बॉय मीन्स लड़का, तो हमें इसका मीन्स निकलता है। लेकिन OYB, ओएब मीन्स भी अगर कोई मीन्स निकलता है तो वो वर्ड है, अगर कोई मीन्स नहीं है तो वो वर्ड नहीं है। ये पहचानेंगे कैसे, इसीलिए तो आपको मीनिंग लिखवाई जाती है, मीनिंग को बताया जाता है कि इसका मीन्स ये होता है। इंग्लिश में अगर हम इसे डिफाइन करेंगे वर्ड को, तो अ सिंगल यूनिट ऑफ द लैंग्वेज दैट हैज अ मीनिंग एंड कैन बी स्पोकन और रिटेन इज कॉल्ड वर्ड। एग्जाम्पल बस, काउ, रीड, आई, ETC, ये सारे के सारे आपके वर्ड हैं। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में, जो कि टोटल टर्म हमने हर जगह देखा है कि व्याकरण एक ऐसा विज्ञान है जो किसी भी व्यक्ति को, भाषा को, हमेशा हमने भाषा का यूज देखा है। तो भाई भाषा होती क्या है, इसे हम अब जान लें। मानव द्वारा अपने विचारों को, अपनी बात को, अपने हृदय की भावनाओं को तथा किसी सूचना या जानकारी को भाषा के माध्यम से ही क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अब यह भाषाएं बहुत तरह की होती हैं। हम यह भाषाएं किसी भी प्रकार से अगर किसी दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात को अगर आप पहुंचा देते हैं तो वह भाषा कहलाती है, चाहे वह सांकेतिक हो, लिखित हो या मौखिक हो। आपने 3 भाषाएं पढ़ी होंगी, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। हमारी बात वहां नहीं है, हमें बस भाषा की डिफिनेशन जाननी थी। तो अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाने का जो भी माध्यम हम यूज करते हैं उसे ही हम भाषा कहते हैं। इंग्लिश में इसे आप डिफाइन करेंगे, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ टॉकिंग बाय विच एक्सप्रेस आवर इमोशन ऑफ हर्ट, आइडिया ऑफ माइंड, फीलिंग्स, थॉट्स टू आवर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एंड सोसाइटी, हमारे फ्रेंड्स और सोसाइटी को अपने लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए जो भी हमारे टर्म्स के द्वारा ली गई जाने वाली हेल्प होती है वो सारी की सारी लैंग्वेज के अंदर आती है, जिससे हम किसी अपनी बात को किसी दूसरे को समझा या बता सके।